मूवी की शुरुआत में दो लड़कों को दिखाया जाता है जिन्होंने अपने ऊपर गन तान रखी थी। शायद ये अपने आप को मारना चाहते हैं। यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमें रिचर्ड और जस्टिन को दिखाया जाता है जो एक हाई स्कूल में क्लासमेट हैं। रिचर्ड बहुत ज्यादा अमीर और फेमस है, वहीं जस्टिन बहुत ज्यादा ब्रिलियंट और इंट्रोवर्ट है। उसे लगता है कि वो अपने दिमाग से किसी को भी बेवकूफ बना सकता है, चाहे वो किसी का मर्डर ही क्यों ना कर दे, लेकिन उसे कोई नहीं पकड़ सकता। वहीं रिचर्ड बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ, वो अपनी जिंदगी से बोर हो चुका है, इसलिए कुछ नया करना चाहता है। और अब ये दोनों मिलकर के एक मर्डर प्लान करते हैं जिसमें ये एक अनजान लड़की को किडनैप करते हैं और उसका काम तमाम कर देते हैं और वहाँ पर चीजों को इस तरह से रख देते हैं कि अगर कोई इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करे तो उसके बाप को भी पता न चल सके। अब इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दो डिटेक्टिव आते हैं जिनका नाम था कैसी और सैम। जब ये विक्टिम के घर के बाहर पहुँचते हैं तब वहाँ पर इन्हें फुटप्रिंट, वोमेंट, लड़की की डेड बॉडी और उस पर कुछ बाल मिलते हैं। और जब ये विक्टिम के घर के अंदर जाते हैं तो इन्हें कारपेट और खिड़की पर जूतों के निशान दिखाई देते हैं। वो समझ जाते हैं कि जरूर कातिल खिड़की से अंदर आया होगा। यहीं पर इन्हें एक टूटी हुई घड़ी भी नजर आती है जो 9:27 पर बंद हो गई थी। ये दोनों समझ जाते हैं कि कातिल ने जरूर 9:27 पर लड़की पर हमला किया होगा और ठीक उसी वक्त घड़ी गिर कर के बंद हो गई, यानी कि कत्ल 9:27 पर हुआ था। कैसी और सैम को यहाँ पर जितने भी सबूत मिलते हैं उन सबूतों के आधार पर ये इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि इस लड़की का मर्डर करने वाला कोई सीरियल किलर था। दरअसल रिचर्ड और जस्टिन ने जानबूझकर के यहाँ पर ऐसे सबूत छोड़े थे ताकि जो कोई भी इन्वेस्टिगेशन करे तो उसे यही लगे कि ये मर्डर किसी सीरियल किलर ने किया होगा। और अब रिचर्ड और जस्टिन अपने प्लान में कामयाब हो चुके थे, पर कैसी को जो जूते मिले थे उससे उसे पता चल जाता है कि वो जूते रिचर्ड के थे क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव जूते थे। अब वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रिचर्ड के पास जाती है जहां रे नाम का एक आदमी जो स्कूल में ही काम करता है और ड्रग्स भी पहुंचाता है। रिचर्ड को भी उसने ड्रग्स बेचे थे। अब यहाँ पर रे को लगने लगता है कि जो डिटेक्टिव आई है वो उसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए टाउन छोड़ कर के चला जाएगा। अब कैसी रिचर्ड से पूछती है कि तुम्हारे जूतों के निशान उस जगह पर मिले हैं जहाँ पर उस लड़की का मर्डर हुआ था, लेकिन रिचर्ड कहता है कि जिस दिन मर्डर हुआ था उसी दिन मेरे जूते चोरी हो गए थे और इसकी रिपोर्ट मैंने स्कूल में भी लिखवाई थी। और वैसे भी उस दिन मैं शाम को 7 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहा था। इस बीच सिर्फ 15 मिनट के लिए मैं एटीएम से पैसे निकालने के लिए गया था। जब कैसी इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करती है तब उसे पता चलता है कि जो भी रिचर्ड ने कहा था वो बिल्कुल सच है, लेकिन अब भी उसे उस पर डाउट होता है। उसे लगता है कि जब वो 15 मिनट के लिए एटीएम गया था उसी वक्त उसने कत्ल किया होगा, लेकिन उसका साथी सैम कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि रिचर्ड का घर उस जगह से बहुत दूर है जहां पर मर्डर हुआ था। क्योंकि रिचर्ड अगर मर्डर करके वापस अपने घर आता है तो उसे कम से कम 1 घंटा लगेगा, जबकि रिचर्ड 15 मिनट में वापस आ गया था। लेकिन अब भी कैसी को उस पर डाउट है क्योंकि अगर ये मर्डर किसी साइको किलर ने किया होता तो वो कभी भी किसी के जूते नहीं चुराता। दूसरी ओर रिचर्ड जस्टिन से मिलता है और उसे बताता है कि हमारा बिछाया हुआ जाल काम कर गया, पुलिस जूतों के चक्कर में फंस गई है। दरअसल उसने जानबूझकर के जूते चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी और घटना स्थल पर जानबूझकर के जूतों के निशान छोड़े थे ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। इसके बाद रिचर्ड जस्टिन के साथ घूमने के लिए जाना चाहता था लेकिन जस्टिन मना कर देता है। तभी रिचर्ड को एहसास होता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है क्योंकि जस्टिन उससे दूर दूर रहने लगा था। तभी रिचर्ड ने देखा कि जस्टिन किसी लड़की के साथ घूम रहा है। उसे लगने लगता है कि ये हमारी दोस्ती के बीच में हड्डी बन रही है। वहीं कैसी के दिमाग में रिचर्ड और जस्टिन घूम रहे थे। उसे पूरा यकीन था कि ये दोनों ही असली कातिल हैं। उसने अपने बड़े अफसरों से रिचर्ड के घर की तलाशी लेने की मांग की लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया क्योंकि रिचर्ड के डैड एक बहुत अमीर आदमी थे, इसलिए बगैर सबूतों के ये कुछ भी नहीं कर सकते थे। तभी कैसी को उल्टी की जांच से पता चलता है कि उस दिन हत्यारे ने क्या खाया था। वो इस चीज का भी पता लगा लेती है कि वो डिश कौन से रेस्टोरेंट में मिलती है। कैसी वहाँ पहुँच कर के मैनेजर से पूछती है कि उस दिन ये
डिश किसने ऑर्डर की थी। तब मैनेजर कहता है कि उस रात ये डिश बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर की थी, जिसमें जस्टिन भी शामिल था, और 9 बजे के बाद वो यहाँ से चला गया। अब जेसी को जस्टिन पर पूरा डाउट हो गया था, लेकिन उसके पास कोई पक्के सबूत नहीं थे। अब वो जाती है जस्टिन के पास और उससे पूछताछ करती है। वो उससे रिचर्ड की दोस्ती के बारे में भी पूछती है। तब जस्टिन झूठ बोल देता है कि वो और रिचर्ड एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन बातों ही बातों में जस्टिन ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड को ही पता होती है। इससे कैसी का डाउट और भी ज्यादा पक्का हो गया। इसके बाद हम रिचर्ड को देखते हैं जो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर रे छुपा हुआ था। रिचर्ड उसका मर्डर इस तरीके से करता है ताकि सबको लगे कि इसने डर के मारे सुसाइड कर लिया। इसके कुछ दिनों बाद पुलिस वालों को पता चल जाता है कि रे की मौत हो गई है। कैसी और सैम भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंच जाते हैं रे के घर पर, जो कि शहर छोड़कर के भाग गया था। इन्हें पता चलता है कि लाश के पास मिले बाल किसी पालतू बंदर के थे और जो धागे मिले थे वो रे के घर की कालीन के थे। दरअसल ये सारी चीजें रिचर्ड ने रे के घर से चुराई थी ताकि पुलिस वालों को गुमराह कर सके और सबूत रे की तरफ इशारा करे, और होता भी कुछ ऐसा ही है। अब सैम को लगने लगता है कि रे ही कातिल था। उसने पहले लड़की को मारा और फिर डर के मारे सुसाइड कर लिया। मुझे लगता है कि अब ये केस यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन कैसी का दिल ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि रे अगर असली कातिल होता तो डेड बॉडी के पास उसकी उल्टी होती। इसके बाद हम रिचर्ड को देखते हैं जो उस लड़की के पास गया जिसे जस्टिन पसंद करता था। रिचर्ड उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेता है और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यहाँ तक कि रिचर्ड ने इस चीज का एक वीडियो भी बना लिया था। फिर उसने वो वीडियो जस्टिन को दिखाया और कहा कि वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। जस्टिन सच में उस लड़की से प्यार करता था, इसलिए वीडियो देख कर के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया। वहीं कैसी रिचर्ड पर नजर रखे हुए थी और उसने एक दिन रिचर्ड और जस्टिन को एक साथ देख लिया। उसे समझ में आ गया कि जस्टिन ने उसे झूठ बोला था। ये दोनों तो बहुत ही अच्छे दोस्त लग रहे हैं। जब कैसी एक बार फिर से उस केस के बारे में सोच रही थी, तभी उसकी नजर उस कलाई पर पड़ी घड़ी पर गई। तब उसने सेम वैसी एक घड़ी मंगवाई। उसने घड़ी को नीचे फेंका पर उसे कुछ नहीं हुआ। फिर उसने पूरी ताकत से नीचे पटका, तब उस घड़ी का शीशा टूटा। ये देख कर के कैसी समझ गई कि उस घड़ी को जानबूझकर के तोड़ा गया था और उसका टाइम भी इसीलिए बदला गया था ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। अब कैसी सीधी उस जगह पर गई जहाँ पर मर्डर हुआ था। वहाँ पर घास को पानी देने वाला एक फव्वारा लगा हुआ था जो कि ऑटोमेटिक था। जब कैसी ने उसकी टाइमिंग चेक की तब उसे पता चला कि ये रात को 3:30 बजे अपने आप ही चालू हो जाता है। अब धीरे धीरे सारी कहानी उसे समझ में आने लगी। कातिल के जूतों पर गीली मिट्टी लगी थी और उसी के निशान कारपेट और खिड़की पर थे, जिसका मतलब था कि कातिल 3:30 बजे ही घर में घुसा होगा। उसका डाउट एकदम सही था कि घड़ी का टाइम जानबूझकर के बदला गया था। उधर जस्टिन की गर्लफ्रेंड जिसका वीडियो रिचर्ड ने बनाया था वो सैम के पास पहुंची और रिचर्ड की सारी करतूतें बता दी। इसके बाद रिचर्ड और जस्टिन का डीएनए टेस्ट हुआ और मर्डर वाली जगह मिली उल्टी से जस्टिन का डीएनए मैच हो गया। इससे पुलिस को यकीन हो गया कि उस दिन जस्टिन ही घर में गया था। पुलिस के पास अब पक्के सबूत थे। जस्टिस और रिचर्ड को पकड़ कर के अलग अलग कमरों में ले जाया गया, पर वो साफ मना कर रहे थे कि हमने मर्डर नहीं किया। तभी सैम रिचर्ड के पास जाकर के झूठ कहता है कि जस्टिन ने सब कुछ बता दिया है, उस वीडियो के बारे में भी जो तुमने उसकी गर्लफ्रेंड का बनाया था। दूसरे कमरे में कैसी जस्टिन से मिलती है। उसे पूरा यकीन था कि कातिल रिचर्ड है, इसलिए वो जस्टिन से कहती है कि तुम रिचर्ड के बारे में सब कुछ बता दो, मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगी। तभी दोनों के वकील आ जाते हैं और इन्हें छुड़ा करके अपने साथ ले जाते हैं। पर अब इन दोनों को पता चल गया था कि अब इनका बचना नामुमकिन है। ये दोनों अपनी पुरानी जगह जो कि पहाड़ों पर बना हुआ एक केबिन है वहाँ पर जाते हैं। रिचर्ड के पास 2 बंदूकें थी, वो एक जस्टिन को दे देता है। दरअसल इनका प्लान था कि अगर ये पकड़े गए तो एक साथ जान दे देंगे। दोनों ने अपने सर पर बंदूक तानी और 3 तक गिनना शुरू कर दिया। जैसे ही 3 हुआ जस्टिन ने हवा में गोली चला दी, पर रिचर्ड ने कुछ नहीं किया। तब जस्टिन ने रिचर्ड से कहा कि मुझे अपनी बंदूक दिखाओ। जब उसने चेक की तो उसके अंदर गोलियां ही नहीं थी। दरअसल वो जस्टिन को उसके खुद के हाथों से ही मरवाना चाहता था ताकि पुलिस को लगे कि कातिल यही था और डर के मारे इसने भी सुसाइड कर लिया। लेकिन अब जस्टिन को रिचर्ड की चाल समझ में आ गई थी और अब गुस्से में आकर के उसने रिचर्ड पर गन पॉइंट कर दी। तभी अचानक से कैसी वहाँ पर आ गई। कैसी को देख कर के जस्टिन ने गन अपने
अपने सर पर तान दी ताकि उसे लगे कि रिचर्ड उसे मजबूर कर रहा है मरने के लिए। कैसी ने किसी तरह से जस्टिन को समझा बुझा कर के शांत किया, इसलिए वो अपने गन को नीचे कर लेता है। लेकिन रिचर्ड किसी भी कीमत पर जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने जस्टिन के हाथों से गन छीन करके कैसी पर गोली चला दी। लेकिन वो गोली कैसी को नहीं लगी बल्कि जस्टिन के हाथ पर जाकर के लगी। इसके बाद रिचर्ड बालकनी की तरफ भागता है। कैसी भी उसका पीछा करने लगती है। तभी रिचर्ड कैसी को पकड़ करके उसका गला दबाने लगता है, मगर कैसी अपने आप को बचाते हुए उसे धक्का दे देती है। तब वो नीचे जाकर के गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी अचानक केबिन का वो हिस्सा भी टूटने लगता है और कैसी भी नीचे गिरने लगती है। लेकिन ऐन वक्त पर जस्टिन हाथ दे करके उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद कैसी जस्टिन से कहती है कि मुझे पता है कि जो कुछ हुआ था उसके पीछे रिचर्ड का ही हाथ था। उसने तुम्हारा दिमाग घुमा दिया था। मैं कोर्ट में तुम्हारे फेवर में गवाही दूंगी जिससे कि तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। इसके बाद कैसी अपने गले पर देखती है जहाँ पर रिचर्ड की अंगूठी का निशान बना हुआ था। जब वो उसका गला दबा रहा था तभी कैसी को याद आया कि जिस लड़की का मर्डर हुआ था उसका भी गला दबाया गया था, पर उसकी गर्दन पर कोई अंगूठी का निशान नहीं था। अगर रिचर्ड ने उसे मारा होता तो उसके गले पर भी अंगूठी का निशान होता। अब कैसी को पता चल गया था कि कातिल जस्टिन है, लेकिन यहाँ पर वो उसे नहीं कहती बल्कि झूठ कहती है कि जिस तरह से रिचर्ड ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड का वीडियो बनाया था वैसे ही उसने मर्डर का भी पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया था। ये सुनते ही जस्टिन डर के मारे कांपने लगता है और अपना सारा गुनाह कबूल कर लेता है। जस्टिन सब कुछ बता देता है कि कैसे उन्होंने घर में जूतों के निशान छोड़े थे, साथ ही इन्होंने रे के घर से चुराए हुए कालीन के धागे और बंदर के बाल डेड बॉडी पर डाले थे ताकि पुलिस रे को कातिल समझे। लेकिन वहाँ पर जस्टिन ने उल्टी कर दी जो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सबूत बन गया। और इस तरह से ये शानदार मूवी मर्डर बाय नंबर यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।